आप सभी को नमस्कार। मैं बलराज ताम्रकार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में तुलनात्मक अध्ययन हम करने जा रहे हैं। मौलिक अधिकार, अगर हम इसे दो भागों में देखें, एक तरफ मौलिक अधिकार को रखते हैं और दूसरी तरफ हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखते हैं, तो इसका विश्लेषण करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिया गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिया गया है। मौलिक अधिकार जो है यह अनुच्छेद 12 से 32 के मध्य, इसका 35 के मध्य उल्लेख है। वहीं नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 के मध्य इसका उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य एक एक भारत में निवास करने वाले एक एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। मौलिक अधिकार का दायरा बहुत संकुचित है ना, जबकि इसका क्षेत्र, नीति निर्देशक तत्वों का क्षेत्र बहुत व्यापक और विस्तृत है। मौलिक अधिकार नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है। मौलिक अधिकार जो है यह सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या अर्थात न्यायालय में वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार, यदि किसी व्यक्ति का हनन होता है तो वह कोर्ट में जा सकता है, अर्थात वाद योग्य है। और यह यदि कोई राज्य नीति निर्देशक तत्व का पालन नहीं कर रहा है तो आप उसके विरुद्ध कोर्ट में नहीं जा सकते। मौलिक अधिकार जो है यह इसे लागू कराने के पीछे कानूनी इच्छा शक्ति है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। और मौलिक अधिकार जो है यह एक तरह से बाध्य है कि सरकार इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए बाध्य है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य अपनी वित्तीय संसाधन और अपने भौतिक संसाधन को दृष्टिगत रखते हुए इसे लागू करता है। और कहते हैं कि मौलिक अधिकार जो है सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना में ज़्यादा बल देता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है यह आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना पे ज़्यादा फोकस है। तो अब हम इस पर पुनः इसका विश्लेषण करते हैं। ये इसके प्रमुख बिंदु हैं। तो सबसे पहले जिसमें कहा गया है कि भाग 3 में है और भाग 4 में, समझ में आ गया आपको। दूसरा बात कि मौलिक अधिकार का जो उद्देश्य है यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। अर्थात हम पूरे मौलिक अधिकारों का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं वाकई कि एक भी मौलिक अधिकार यदि किसी व्यक्ति से छीन लिया जाए तो उसका व्यक्तित्व का विकास बाधित होता है। ये मूलभूत अधिकार हैं जो दिए गए। वहीं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्यों को दिए गए निर्देश जो है हमारे यहाँ नीति निर्देशक तत्व हैं। चूँकि हमारे यहाँ मौलिक अधिकार संकुचित क्षेत्र इसलिए है, उसका दायरा संकुचित इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को फोकस करता है, एक व्यक्ति पर केंद्रित है वो। जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है इसका क्षेत्र बहुत व्यापक और विस्तृत है, क्योंकि यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देता है। अर्थात राज्य में मानव कल्याण और लोक कल्याण सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चूँकि ये सभी व्यक्तियों के कल्याण की बात करता है, इसलिए इसका दायरा बहुत विस्तृत है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वह नकारात्मक है और नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है। अर्थात मौलिक अधिकार नकारात्मक इसलिए कहा गया है क्योंकि एक अच्छे व्यक्तित्व के एक व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास हेतु ये ऐसे अधिकार हैं जो किसी भी परिस्थिति में सरकार के द्वारा देने ही चाहिए। अर्थात यह बाध्यतापूर्वक सरकार पर बाध्यता है कि वह इन कानूनों को पालन करे और लागू करवाना ही है। यदि राज्य सरकार या भारत सरकार भी इन कानूनों को नहीं मानती है तो भारतीय संविधान, चूँकि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार का संरक्षक है, वह उन्हें कड़ाई से पालन करवाती है और ये माना जाता है कि वह संविधान के विरुद्ध काम कर रही है। अर्थात सरकार पर बाध्यता है, इसलिए एक अच्छे काम के लिए बाध्यता है, इसलिए नकारात्मक है। और सकारात्मक इसलिए है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्यों को एक मार्गदर्शन बताया गया है कि इन नीतियों का पालन करके आप क्या कर सकते हैं, आप लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकते हैं। इसको एक उदाहरण से भी समझते हैं हम। जैसे एक पिता अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए
दो तरीके से पेश आता है। पैसे जैसे एक पालक कड़ाई से भी पेश आता है, नियमों कानूनों में बांधता है उसे, और उसे तोड़ने पर दंड का ही प्रावधान करता है। ये उसके अच्छे व्यक्तित्व के विकास के लिए ही होता है। ये और दूसरा उनका यह एक तरीका और होता है कि वो उनको प्रोत्साहन देता है और साथ ही साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ाता है और उनका बेहतर मार्गदर्शन करता है। तो पहला तरीका जो है वो नकारात्मक है और दूसरा तरीका सकारात्मक है। उसी प्रकार जैसे चोरी को रोकने के लिए दो तरीके हैं। एक तो चोरी को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए, दंड का प्रावधान किया गया है, ये नकारात्मक तरीका है। और वहीं सकारात्मक तरीका ये बताया जाता है कि चोरी क्यों करने की नौबत आई, तो गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण, तो उसे दूर करने के उपाय बताए गए हैं। ये सकारात्मक तरीका है, इससे हम समझ सकते हैं। अब आते हैं मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है। अर्थात मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है कि किसी व्यक्ति से अगर वो छीना जाता है, इवन भारत सरकार भी अगर उसे छीनने का प्रयास करती है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, और वहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चूँकि मौलिक अधिकार के संरक्षक है, उसे लागू करना अनिवार्य है। अर्थात कभी कभी भारत सरकार को भी जो है दंड दिया जाता है और उसे बाध्य कर लागू कराया जाता है। जबकि नीति निषेध तत्व यदि कोई राज्य उसके पालन न करे उन नीतियों को, तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। जैसे मद्य निषेध, समान नागरिक संहिता जैसे आज भी प्रावधान ऐसे हैं जो अनेक राज्यों ने लागू नहीं किया है, लेकिन आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। अगला बात कहा गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू कराने के पीछे कानूनी इच्छा शक्ति है, जबकि नीति निषेध तत्वों को लागू कराने के पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति है। जैसे आपको बता दूं, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है। तो अगर मौलिक अधिकार को लागू कराना कानूनी इच्छा शक्ति है, मतलब कानून के माध्यम से उसको लागू कराया जाता है और सरकार उसको लागू करने के लिए बाध्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है राज्यों की इच्छा शक्ति पर छोड़ दिया है कि वो अपने भौतिक और मानवीय और वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए उसे लागू करें। अर्थात बाध्यता नहीं है। जैसे आपको बता दूं, पंचायती राज काफ़ी समय से अनुच्छेद 40 में प्रावधान किया गया, ग्राम पंचायत की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन राजीव गांधी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दिया और इसे लागू करने का प्रयास किया। मद्य निषेध काफ़ी दिनों से है, लेकिन कुछ प्रमुख सरकारों ने, जैसे बिहार सरकार, गुजरात सरकार ने मद्य निषेध की इच्छा दिखाई और आज वहाँ पर वो प्रतिबंधित है। तो ये पूर्णतः राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। तीसरी बात कि मौलिक अधिकार से सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। जैसे हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार में सबको समानता का अधिकार दिया गया है। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना कैसे बल देता है? अर्थात उसमें कई प्रावधान हैं जो सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना को मजबूत करते हैं। जैसे विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण, कानून के शासन की स्थापना। जैसे कहा गया है कि भारत में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक को जो है किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। वहीं धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ ये बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, मनुष्यों की खरीदी बिक्री और बंधुआ और क्या बोलते हैं जैसे कुप्रथाओं पर और छुआछूत जैसी कुप्रथाओं पर यहाँ पे बंदिशें लगाई गई हैं। तो इन बातों को अगर देखें तो लगता है कि वाकई सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रयास है। वहीं राजनीतिक लोकतंत्र के लिए किसी भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विचारों को अभिव्यक्त करने, विचारों के प्रचार प्रसार करने हेतु निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने भ्रमण करने की स्वतंत्रता, कोई भी आजीविका अपनाने की स्वतंत्रता, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना पे बल देता है और स्वस्थ राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना पे बल देता है। वहीं हम नीति निषेध तत्वों की बात करें तो नीति निषेध तत्वों में अधिकांश जो बातें हैं वो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बातें हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि राज्य की जिम्मेदारी होगी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का वितरण ऐसा सुनिश्चित करे कि आम नागरिक तक जो है उसके लाभ पहुँचे। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही है। उद्योगों में प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी की बात कही गई है। साथ ही साथ उत्पादन केंद्रों में अच्छी कार्यदशाएं और बेहतर कार्यदशाएं जो है उपलब्ध कराने की बात कही गई हैं। वहीं वन्य जीव जंतु पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। वहीं साथ ही साथ ये कहा गया राज्य सरकार की जिम्मेदारी दी गई कि स्वस्थ वातावरण का निर्माण करें। तो इन बातों को दृष्टिगत रखें तो लगता है कहीं ना कहीं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात कही गई। इसी दो बातों से हम विश्लेषण करते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं
कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पर्याय हैं। क्यों? क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है और स्वस्थ लोकतंत्र के विकास हेतु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों लोकतंत्र का विकसित होना आवश्यक है। और तीनों लोकतंत्र जो है, तीनों प्रकार जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक एक मजबूत, सफल और स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं कि नीति तत्व और मौलिक अधिकार एक दूसरे के विरोध न होकर एक दूसरे के पर्याय हैं। ये इसका हम इस प्रकार विश्लेषण करते